हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरवरी मंथ के करंट अफेयर की। हम कोशिश करते हैं अपनी सीरीज में कि मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको एमसीक्यू के तौर पर करा जाए और उन एमसीक्यूज को अच्छे से एक्सप्लेन करा जाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का कि इंडिया एआई समिट जो है 2026 में कहाँ आयोजित की गई थी। ठीक है, आपको ये एआई समिट का पता होगा, बहुत ज़्यादा फेमस रही थी। फेमस क्या, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मैटर हुआ था उससे बहुत ज़्यादा बेइज्जती भी हुई थी इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे। तो आपको ये पता है कि कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में भारत मंडपम है, वहाँ पे एआई समिट आयोजित की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो एआई समिट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है एआई टर्म है जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से चैट जीपीटी आया है तब से थोड़ा और फेमस हो गया, लेकिन इससे पहले भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो था, जहाँ पे वेब 4.0 और एआई वगैरह, आईओटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो थे वो एग्जिस्टेंस में थे, लेकिन चैट जीपीटी ने इस वर्ड को और ज़्यादा फेमस कर दिया है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो सारे देश हैं वो एआई की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एआई के ऊपर काम करा जाए। तो इसी के लिए जो है इंडिया ने भी एआई समिट करी थी, वर्ल्ड लेवल पर करी थी, जिसमें से 100 से भी ज़्यादा जो देश थे वो आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे, और एआई का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था कि क्या क्या एआई से जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है एआई समिट का आयोजन 16 से 21 फरवरी 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था। ठीक है, इसमें एक चीज़ याद रखना है, एक तो है कि जो इसके अंदर मिनिस्ट्री जो इंक्लूड रही थी वो थी माइडी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो माइडी मंत्रालय है वो इसके अंदर उसने ये कराई थी। और जो मिशन था इंडिया एआई मिशन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इस मिशन के तहत ये कराई गई थी। तो इंडिया एआई मिशन के तहत ये आयोजित कराई गई थी। ठीक है, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है कि इसका जो समापन हुआ उसकी जो सक्सेस रही थी उसमें क्या रहा था कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एआई इम्पैक्ट, मतलब एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा पत्र जारी हुआ। अब इसमें क्या इसका रिजल्ट आता है वो बाद में देखना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ अपने जो वनडे एग्जामिनेशन है उनको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया, और उससे अगर ऊपर जो मेन्स लिखना चाहते हैं आरओ का हो या पीसीएस वगैरह का हो तो थोड़ा बहुत इन सब टर्म्स को उनका जानना जरूरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड जो लॉन्च किया गया वो जो है कौन से मिनिस्टर, विच यूनियन मिनिस्टर, किसके द्वारा, कौन से मंत्री द्वारा ये लॉन्च किया गया। ठीक है, तो पहली बात तो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये क्या है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था रियल में वो 2023 में लॉन्च किया गया था। फेज फर्स्ट जो इसका लॉन्च किया गया था 2023 में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन मकसद था वो जो पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, ठीक है, खासतौर पर जो इंटरनेशनल बाउंड्री टच करते हैं, जैसे आप अरुणाचल को ले लीजिए, असम को ले लीजिए, सिक्किम को ले लीजिए, ये जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जो बाउंड्री टच करते हैं, उत्तराखंड भी उसमें इंक्लूड है। तो इन सारी इलाकों में जो है अच्छी फैसिलिटी हो, सड़क हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, ये सब डेवलप करेंगे। यानी वाइब्रेंट का मतलब है उनको बहुत अच्छा उपयोगी, मतलब उस इलाके को बनाएंगे, इसके लिए ये लॉन्च किया गया था। इसका फेज सेकेंड जो है आसाम से लॉन्च किया, किन्होंने, अमित शाह जी ने लॉन्च किया था, तो इसका आंसर है अमित शाह भी। ठीक है, तो ध्यान रखना, आसाम से लॉन्च किया गया था वाइब्रेंट विलेज का प्रोग्राम का फेज सेकंड लॉन्च किया गया था। ओरिजिनली इसको फरवरी 2023 में जो है लागू किया गया था इसका फेज प्लस। ठीक है, इसमें क्या है कि जो भी पूर्वोत्तर वाले राज्य है, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल है, इनमें क्या करना है, जो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे सड़कें हैं, दूरसंचार है, जल है, पर्यटन है, इन सबको, इनकी बुनियादी जो विकास की चीज़ें इनको बढ़ावा देना है। ठीक है, उनको डेवलप करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 किस शहर में आयोजित किया गया। तो पहली बात तो है आप ये फ्लीट रिव्यू क्या है, बहुत बड़ी समिट है, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने उस चीज़ को लिया है। तो फ्लीट जो है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू जो है ये नेवल मतलब नेवी से रिलेटेड है, जिसमें विभिन्न देशों के जो नेवी के कुछ जो प्रमुख थे वो आए थे और उनके बीच में एक ये समिट सी हुई थी। कहाँ आयोजित की गई थी? विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। ठीक है, ताकि इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था 2026, जिसका आयोजन 2026 में विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया था। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन करना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पीएम राहत स्कीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीएम राहत स्कीम किस योजना से संबंधित है पूछा गया है। तो पीएम राहत स्कीम जो है योजना जो संबंधित है वह है रोड एक्सीडेंट से। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो रोड एक्सीडेंट होता है उसमें कई लोग जो है इलाज के कारण मर जाते हैं, क्योंकि रोड एक्सीडेंट में कई गरीब लोग भी होते हैं जो इलाज को, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत अच्छा इलाज चाहिए होता है और क्विक, तेज़ी से इलाज चाहिए होता है, तो उसके अभाव में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है, जो भी उसका नज़दीकी क्या होगा, हॉस्पिटल होगा,
ठीक है, जो भी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे उसको ले जाया जाएगा और वहाँ पे मुफ्त में कैशलेस इलाज जो होगा कितने तक का, 1.5 लाख तक का उसका इलाज किया जाएगा, जो भी सड़क दुर्घटना में जिसका एक्सीडेंट होगा उस व्यक्ति को। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी नज़दीकी है, प्राइवेट है, सरकारी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे 1.5 लाख तक का कैशलेस इलाज उसका होगा। यही इसकी स्कीम है। ठीक है, तो भारत सरकार की स्कीम है, राहत स्कीम जिसको हम कहते हैं, 1.5 लाख तक का इसमें त्वरित राहत और सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्कीम है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। क्या है? पहली बात तो सिलिका से रिलेटेड है, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, सेमीकंडक्टर एआई सप्लाई चेन से रिलेटेड है। एक्चुअल में जो एआई सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जैसे आपने अर्धचालक सुना होगा जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, ये जो प्रयोग होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी भी मशीनें हैं जो होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी जो चिपें होती हैं उसमें ये सेमीकंडक्टर यूज में आते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर बनते किससे हैं? बनते हैं रेयर अर्थ मेटल से। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल जो है एक तरीके का मेटल ही होता है, लेकिन बहुत कम इलाकों में पाया जाता है। जैसे चाइना में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल पाया जाता है, इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया में नहीं पाया जाता और ये एआई के लिए इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इंडिया का फोकस इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता है। किसी न किसी तरीके से इंडिया को ये मैनेज करना है अपनी सेमीकंडक्टर नीति के तहत। तो इसीलिए जो है ये पैक्स सिलिका इनिशिएटिव लिया गया था, जिसका मेन मकसद है कि सेमीकंडक्टर एरिया और जो एआई सप्लाई चेन है इसको बढ़ावा देना। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि उद्देश्य इसका सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन आधारित तकनीकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। मैं सारी आपको जो स्लाइड्स हैं वो आपको व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल जहाँ भी आप जुड़े होंगे वहाँ पे दे दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से एक बार और रिवाइज कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल साइंस डे वो कब मनाया जाता है? तो ये सब आप लोगों को पता है कि ये कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? आपको पता है जो सीवी रमन थे, इंडिया के वैज्ञानिक थे, उन्होंने रमन प्रभाव जो है उसकी खोज की थी। इसलिए जो है 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। तो NCSTC द्वारा इसको घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1986 में इसको घोषित किया गया, तब से मनाया जा रहा है। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव कुछ नहीं, रमन प्रभाव जो है प्रकाश के प्रक्रिया से संबंधित है, इतना आप याद रख लो। ठीक है, जिसकी खोज जो है सीवी रमन ने की थी, उसकी वजह से ही जो है नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि पहली बात तो आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड सिंपल क्या होता है कि जैसे कोई भी तालाब है, कुआं है, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे पानी भरता हो, चाहे वो बरसात में ही क्यों ना भरता हो, वो वेटलैंड है। ठीक है, अब इस वेटलैंड की क्या महत्व होता है? प्रकृति के लिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें एक्वेटिक एनिमल होंगे, मतलब उसमें जो भी जलीय जंतु हैं जो जल में रहते हैं वो होंगे। दूसरा, बहुत सारी अलग अलग वनस्पतियाँ होती हैं, जो जल में वनस्पतियाँ होती हैं खासतौर पर वो होती हैं। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ जाती है प्रकृति के लिए भी। जल संरक्षण का ही स्रोत है, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा होगा, जल संरक्षण होगा, कई जीव जंतु उसको पी सकेंगे और ग्राउंड वाटर फील होगा। बहुत सारी इसकी जो है वेटलैंड्स की इनकी उपयोगिता होती है। इसलिए वेटलैंड को बचाने के लिए एक कन्वेंशन हुई थी जिसको कहते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुई थी, ईरान का एक शहर था रामसर, वहाँ पे ये हुई थी। तो तब से जो है लगातार, क्योंकि उसी की स्मृति में, कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी, तो उसी की स्मृति में लगातार तब से 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। सिंपल सी बात है। क्या होती है आर्द्रभूमि? मैंने आपको बता दिया, इसको एक बार रिवाइज कर लें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस संधि से जुड़ा है? ये अभी हमने पढ़ा था कि किससे जुड़ा है, रामसर संधि से जुड़ा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो बाकी और ये संधियां हैं ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक एक करके देखते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले देखो क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 1997 में क्या थी, फिर जापान का क्योटो शहर था, वहाँ पे जो है एक समिट आयोजित करी गई थी, उसके तहत एक संधि हुई थी जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो संधि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या डिसाइड करा गया था, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको कम करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई थी। ठीक है, इसमें ये बताया गया था कि कौन कौन सी कंट्रियाँ किस तरीके से कम करेंगी ग्रीन हाउस गैसेस को। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है कि 1997 में जापान के क्योटो शहर में जो है क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, 2005 से लागू हुआ। यहाँ पे भी कभी कभी ये ट्रिकी घुमाता है एग्जामिनर, तो ध्यान रखना लागू जो हुआ 2005 से हुआ। ठीक है, इसमें मेन क्या था कि विकसित देश जो थे एनेक्स फर्स्ट कंट्रीज पर उत्सर्जन की कानूनी बाध्यता थी। ठीक है, कुल मिला के ऐसा था कि 2 टाइप की इसमें कंट्रियाँ डिवाइड की गई थी, एनेक्स फर्स्ट और एनेक्स सेकेंड। एनेक्स फर्स्ट में विकसित देश रखे गए थे, एनेक्स सेकेंड में विकासशील देश रखे गए थे। अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइम पे जो प्रॉब्लम मेन ये थी कि जो विकसित देश हैं उन्होंने तो ऑलरेडी उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर लिया है, इसलिए वो विकसित हो चुके हैं। ठीक है, उनने बहुत अच्छी इंडस्ट्री पर पहले काम कर लिया है, बहुत ज़्यादा वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन जो विकसित देश जो विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, जैसे इंडिया जैसे देश हैं, उनका मानना यह है कि वो तो उत्सर्जन करेंगे क्योंकि उन्होंने अभी विकास नहीं किया। अगर वो उस उत्सर्जन को अभी रोक देते हैं, वो इंडस्ट्रीज को रोक देते हैं, तो उनका विकास नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए इस समिट में जो है ज़्यादा बाध्यता किस पर रखी गई थी, जो ऑलरेडी विकसित हो चुके हैं उनको ये कहा गया कि आप पहले बहुत ज़्यादा उत्सर्जन कर चुके हैं और अब जो है आप उत्सर्जन को कम करिए। इसके लिए एक क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था, 2005 से लागू हुआ था। 1997 में ये संधि जो जापान के क्योटो शहर में ये आयोजित की गई थी। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद जो पेरिस एग्रीमेंट था, पेरिस एग्रीमेंट इसी का एक्सटेंशन था। ये भी ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना था, लेकिन इसमें एक लक्ष्य दिया गया था, 2015 में हुआ एक। ठीक है, इसमें क्या लक्ष्य दिया गया था कि वैश्विक तापमान को 2 डिग्री से 1.5 डिग्री तक सीमित रखना। एक्चुअल में क्या है, देखो विश्व का जो औसतन तापमान है वो लगभग 25 डिग्री के आसपास है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ता है तो कई लाख स्पीसीज गायब हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका टारगेट जो रखा गया कि 25 से मात्र 1.5 से 2 डिग्री तक का जो बढ़ोतरी है उसको सीमित करना है, यानी 26-27 तक ही मैक्सिमम रखना है। इससे ज़्यादा जाते ही जो है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसलिए पेरिस समिट में ये लक्ष्य रखा गया कि जो वैश्विक तापमान वृद्धि है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसमें ये जो COP21 लिखा हुआ है कुछ नहीं, जो UNFCCC है, ठीक है, ये अर्थ समिट हुई थी 1992 में। ठीक है, तो तब से हर साल जो है मीटिंग होती है, जिसको COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, 2015 में जब ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था तो 21वीं बैठक थी, तो इसको इसलिए इसको COP21 कहते हैं। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है वो संबंधित है ओजोन परत के बचाने से। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या था कि ओजोन परत जो थी बहुत ज़्यादा होल हो गया था। आर्कटिक होल आपने सुना होगा, वहाँ पे जो ओजोन परत थी वो लगभग बहुत एक बड़ा होल हो गया था। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी बड़ा ओजोन परत नष्ट हो जाती है तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर आती है, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, पृथ्वी को। तो ओजोन परत ज़्यादा न खत्म हो पाए, नष्ट ना हो पाए, इसलिए ये समिट करी गई थी 1987 में कनाडा में हुई थी, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ। अभी हाल में एक रिपोर्ट आई थी कि जो आर्कटिक होल है वो धीरे धीरे भर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2026 जो है, ये एक रिपोर्ट है, वो किस संगठन ने जारी की। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो इसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, हर साल जारी करता है। तो ध्यान रखना है इसको कि वर्ल्ड बैंक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर रिपोर्ट जो है वो जारी करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसकी विकास दर, महंगाई, व्यापार और निवेश से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो इसमें बताई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य ने, कौन सा भारतीय राज्य है जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो है 2026 शुरू की। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, गुजरात पहला राज्य बना है जिसने अपनी राज्य की हाइड्रोजन नीति जो है वो लॉन्च करी है। इससे पहले जो है 2023 में केंद्र सरकार अपनी नीति जो है वो लॉन्च कर चुकी है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जिसको हम कहते हैं वो लॉन्च कर चुके हैं। अब इसमें होता क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन है क्या, देखो एक्चुअल में आपको पता है कि जो H2O जो है वाटर जो है, इसके अंदर अगर इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कर दें तो हाइड्रोजन निकाला जा सकता है, जिसको हम फ्यूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ने के लिए इसको क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है, हीट देनी पड़ती है। अब गर्म करने के कई सारे तरीके हैं। अगर मान लीजिए हम इसको आग जला के यानी कोयले से इसको गर्म करते हैं तो तब भी हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, या फिर हम CNG से करते हैं तब भी निकल जाएगा, गैस से जलाते हैं तब भी इससे हाइड्रोजन अलग होगा। लेकिन ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाता। क्यों नहीं कहलाता, देखो जैसे हम कोयला से अगर कर रहे हैं, आग जला के हम अगर हाइड्रोजन निकाल रहे हैं तो जो आग जल रही है उससे क्या हो रहा है, कार्बन निकल रहा है और वो एनवायरनमेंट को पोल्यूटेट कर रहा है। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन नहीं हो सकता। ग्रीन का मतलब होता है जो बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को नुकसान ना करे, ऐसे क्या है, ऐसी पद्धति से हमें ये काम करना है। अगर हम CNG से करते हैं तो CNG से कार्बन तो नहीं निकलता, लेकिन CNG क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अर्थ में CNG लिमिटेड है, एक टाइम पे उसके स्रोत खत्म हो जाएंगे। तो CNG भी ग्रीन जो है तरीका नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो तरीका क्या है जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन निकालते हैं, तो ऐसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। तो सिंपल सा ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है कि जब जो रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, उनका प्रयोग करके इस हाइड्रोजन को निकालना और इसका फ्यूल के रूप में प्रयोग जब होने लगता है तो इसको कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना है इसको। तो 2023 में जो है लॉन्च की गई थी, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, भारत की ग्रीन हाइड्रोजन को वैश्विक हब बनाना और ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करना। जो हम पेट्रोलियम वगैरह जो आयात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसको कम करना ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। ठीक है, इसमें काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन बसें लॉन्च हो चुकी है, ग्रीन हाइड्रोजन की बहुत सारी अन्य चीज़ें काम प्लांट लगाए जा चुके हैं, तो इस पर काम अच्छे से हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो की योजना के अनुसार भविष्य में मानव को चंद्रमा पर उतारने की परियोजना क्या है। ठीक है, मतलब कौन सी परियोजना के तहत जो इसरो है वो चंद्रमा पर मनुष्य को उतारेगा। अब इसमें जो ऑप्शन दिए हैं एक्चुअल में
ये मतलब क्वेश्चन ही थोड़ा बहुत ट्रिकी सा है, ये क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको डिस्कस करूँ। एक्चुअल में ऐसी कोई परियोजना नहीं है, ऑफिशियली ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसके तहत जो है भारत सरकार चंद्रमा पर इंसान को उतारेगी। ठीक है, ऐसी कोई परियोजना नहीं है। आपको पता है चंद्रयान 4 जो है, चंद्रयान फर्स्ट हमने लॉन्च करा था, उसके बाद चंद्रयान सेकेंड फ्लॉप हो गया था हमारा, और चंद्रयान थर्ड हमने साउथ पोल पर लैंडिंग करी थी। और चंद्रयान 4 जो है, इसमें हमारा टारगेट है कि क्या करेंगे, चंद्रमा से कुछ मिट्टी उठा के यहाँ पे नीचे पृथ्वी पर लाएंगे। ठीक है, गगनयान मिशन, आपको पता है कि गगनयान मिशन के तहत मनुष्य अंतरिक्ष में जाएंगे, लेकिन चंद्रमा पर नहीं। चंद्रमा पे ये बात नहीं है, कहाँ पे जाएंगे, इस पर यानी लो अर्थ ऑर्बिट जो होती है, कुछ ही हाइट पे होती है, सबसे निचली ये हाइट लो अर्थ ऑर्बिट इसको कहते हैं। तो वहाँ तक मनुष्य को ले जाने और लाने की परियोजना है गगनयान मिशन के तहत, इसमें चंद्रमा तक बात नहीं की है। लुपेक्स मिशन जो है, लुपेक्स जो है इसरो और जापान की जो जाक्सा है, जैसे इंडिया का इसरो है, जापान का जाक्सा है, तो इसरो और जाक्सा दोनों ने मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं। इसका मिशन भी चंद्रमा से रिलेटेड है, लेकिन ये चंद्रमा में बर्फ और जो पानी की खोज है उससे संबंधित है, न कि मानव को पहुंचाने से रिलेटेड। ठीक है, फिर आदित्य L2, आपको पता है कि आदित्य मिशन जो है वो सूर्य के लिए परियोजना है, यानी सूर्य में क्या करना है हमको, सूर्य के अंदर जो है कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको मतलब उसकी डिटेलिंग के लिए हमने ये आदित्य मिशन लॉन्च किया था। आदित्य L1 हम लॉन्च कर चुके हैं। ठीक है, L1 L2 सी पे यहाँ पे लैंग्वेज पॉइंट होता है जहाँ पे रखा जाता है वो अपनी जो सैटेलाइट है उसको। तो आदित्य L1 भी सूर्य के लिए था, आदित्य L2 भी सूर्य के लिए था, इसका चंद्रमा से कोई संबंधित है नहीं। तो कुल मिलाकर अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं पे आता है तो इस क्वेश्चन में आप चंद्रयान से संबंधित मिशन है उसी को टिक कर सकते हैं, बाकी और कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। ऑब्वियसली चंद्रयान 4 पर भी कहीं भी मानव की बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ इंडिया का मिशन जरूर है, कुछ डॉक्यूमेंट में कहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कि हाँ हम फ्यूचर में 2040 तक मनुष्य को चंद्रमा पर पहुँचाएंगे, लेकिन वो चंद्रयान 5 हो 6 हो पता नहीं कुछ भी। तो इससे कुल मिला के ये समझ में आता है। ठीक है, ध्यान रखो, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दी हैं, एक बार इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी जो नियंत्रित करता है वो नियंत्रित करता है RBI। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, आपने सुना होगा कि RBI ने अपना रेपो रेट घटाया, US रेपो रेट घटाया बढ़ाया, ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। इसके तहत क्या करता है RBI, जो मार्केट है उसमें मनी सप्लाई जो है उसको नियंत्रित करता है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो मौद्रिक नीति है उसको RBI लॉन्च करती है, जिसके तहत वो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करती है। ठीक है, मेनली जो टारगेट होता है RBI का वो होता है महंगाई, कि CPI को 6% तक का रखने का टारगेट होता है इसमें, तो इसके तहत ये नियंत्रित होती है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार इसको। एक चीज़ और है इसमें, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आपको ध्यान रखना है कि जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो तय करती है कि रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। तो वही एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति भी वही तय करती है। ठीक है, कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, और साल में कम से कम 4 से 6 बार ये बैठक करते हैं। सिंपल सी बात। नेक्स्ट है भारत की राजकोषीय नीति, दोनों अलग चीज़ें। देखो, ये फिस्कल पॉलिसी है, वो मॉनेटरी पॉलिसी थी। तो फिस्कल पॉलिसी बाय द वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, भारत सरकार तय करती है कि उनकी फिस्कल पॉलिसी कैसी होगी। तो कैसे करती है, बजट के तहत। आपने सुना होगा कि जो बजट है वो लॉन्च हो चुका है। तो बजट जो है एक तरीके से भारत सरकार की फिस्कल पॉलिसी है, उसमें वो बताएगा कि उनकी क्या क्या पॉलिसी है, कितनी एक्सपेंडिचर है, कितना रिवेन्यू है, क्या क्या सरकार ने कहाँ बजट जो है किस किस सेक्टर को दिया है, उसी को कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो एक तरीके से भारत सरकार, और भारत सरकार में भी कौन सा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी वो नीति है गवर्नमेंट की जो क्या करती है, आय व्यय कितना है, कितना सरकारी खर्च जो है वो सब कैलकुलेट करके निकालती है। ठीक है, ध्यान रखना इसको, पढ़ लेना एक बार इसको क्या क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, जो ICC अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो किसने जीता, ये आपको पता है कि वो इंडिया ने जीता है, इंग्लैंड को हरा के। ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। आयोजक जो देश था जिम्बाब्वे और नामीबिया ने इसकी मेजबानी करी थी संयुक्त रूप से, और जो जीता था वो इंडिया ने जीता, किसको हरा के, इंग्लैंड को 100 रन से हराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल टाइटल जो था वो किसने जीता था, तो ये जीता आपको पता है किसने, कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, तो ज़्यादातर यही इसमें जीते हैं, कार्लोस अल्कराज या यानिक सिनर। ठीक है, आपको पता है कि क्या होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उसमें से लगभग 2 ये जीते, 2 ये जीते, ऐसे ही कुछ पैटर्न सा अभी तक बन रहा है। तो मेंस सिंगल में जो है कार्लोस अल्कराज जो स्पेन से वो जीते, उपविजेता जो है नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के वो रहे। और वुमेन्स में आपको मिलेगा एलिना रबेकिना, पिछली बार जो है अरियाना सबलेंका जीती थी, इस बार ये विजेता रही है और ये विजेता रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय बजट सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, तो ये आप सबको पता है कि बजट जो प्रस्तुत होता है वो लोअर हाउस यानी लोकसभा में प्रस्तुत होता है। ठीक है, ये संविधान में भी लिखा हुआ है कि लोअर हाउस में ये जो है
प्रस्तुत होगा। हालांकि राज्यसभा जाता है डिस्कशन के लिए, राज्यसभा लेकिन वोट नहीं करती इस पर, और लोकसभा ही इसको पास करती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़। तो बजट क्या होता है, ये सिंपल सी बात है, आपको पता है कि सरकार के जितने आय व्यय हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उनका विवरण होता है। उसके अंदर कितना एक्सपेंडिचर है, कितना आय हुई किसी पर्टिकुलर ईयर में, उसका विवरण होता है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा तैयार किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ये आपको पता है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो आर्टिकल 112 जो है भारतीय संविधान का, उसके अंदर बजट के बारे में लिखा गया है, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि वहाँ पे बजट मेंशन ना करते हुए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो कब प्रस्तुत किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है, हर साल जब बजट प्रस्तुत होता है उससे एक दिन पहले जो है क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, CEA है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, उनके द्वारा ये प्रस्तुत करा जाता है। इसमें क्या होता है कि बजट तो हो गया, आय व्यय और इन सब चीज़ों से रिलेटेड हो गया। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है ये बताता है कि भारत की क्या ग्रोथ पिछले साल रही है, क्या ग्रोथ आगे रहेगी, कौन कौन सी चीज़ें रहेगी। वो चार्ट और मतलब दो इसको अलग अलग पार्ट में ये लॉन्च करता है। पहले में चार्ट वगैरह वगैरह होते हैं और दूसरे में डिटेलिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो वो एक इकोनॉमी सर्वे होता है। ठीक है, तो बजट के शुरुआत में यानी बजट से पहले, ठीक है, बिफोर ए बजट लॉन्च किया जाता है। ठीक, तो मैंने बताया क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे और किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, और ये इसके उद्देश्य होते हैं। एक बार आप पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, आर्थिक सर्वे 2025-26 के अनुसार केंद्र सरकार की आय में सबसे बड़ा योगदान किस कर का है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। पहले ये होता था आपका GST, लेकिन अब जो है ये इनकम टैक्स है। ठीक है, पहले पे इनकम टैक्स है, दूसरे पे GST है, थर्ड पे कॉर्पोरेशन टैक्स है और चौथे पे आपका जो है ये कस्टम ड्यूटी है। ठीक है, ये पूछा जाता है कई बार, इसको ध्यान रखना। ये इस तरीके से है, लगभग 32% है इनकम टैक्स का, फिर GST का लगभग 27.6% है, फिर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्साइज है, सीमा शुल्क जिसको हम कहते हैं, ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक GDP वृद्धि क्या है। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, जब इकोनॉमिक सर्वे लाया जाता है तो इस पर 3 सालों का अलग अलग ये देते हैं। कैसे, जैसे अगर मान लीजिए इस साल 25-26, पहली बात तो जो बजट जो प्रस्तुत होता है, बजट प्रस्तुत होता है, जैसे ये 2026 चल रहा है तो 2026-27 के लिए प्रस्तुत होगा। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो 25-26 का होता है। ठीक है, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 25-26 का कहा जाता है। इस साल जो लॉन्च होगा उसको 25-26 का कहा जाता है, लेकिन बजट को 26-27 का कहा जाता है। ठीक है, अब इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, देखो एक तो 25-26 जो है इस साल के बारे में ये क्या करेगा, अनुमान लगाएगा कि इस साल जो है इंडिया की GDP या इंडिया की वृद्धि जो है इतनी रहेगी, ये अनुमान लगाएगा। दूसरी चीज़ जो है पिछले साल का, पिछले साल यानी 2024-25 का। अब क्योंकि 24-25 जो बजट प्रस्तुत होता है और इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत होता है फरवरी में होता है, लेकिन जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च को कंप्लीट होगा। तो अभी 31 मार्च तक तो चलना बाकी है इस ईयर का, जो 24-25 है उसका चलना 31 मार्च तक रहता है। तो 31 मार्च तक क्या होगा ये कह नहीं सकते, लेकिन इसके लिए जो है ये रिवाइज एस्टिमेट देते हैं। रिवाइज एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, देखो ऐसा समझते हैं रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है। 2023-24 जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 2023-24 जो कंप्लीट हो चुका है उसके लिए तो ये देते हैं, क्योंकि वो ईयर कंप्लीट हो चुका है, उसमें ये बताते हैं कि रियल में कितना एक्चुअल में GDP ग्रोथ रही। और 24-25 का रिवाइज एस्टिमेट इसलिए देते हैं क्योंकि पहले जब बजट प्रस्तुत हुआ होगा उसका एक अनुमान दिया जाता है कि इतनी रहेगी। जैसे इस बार दिया ना 25-26 के लिए अनुमान दिया, और जब 26-27 लॉन्च होगा तो उसमें जो है इसको रिवाइज कर देंगे, एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे। ठीक है, कि हाँ इतना ये रह सकता है, दोबारा उसको रिवाइज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखो कि जब इकोनॉमिक सर्वे लॉन्च होता है उसमें 3 सालों का अलग अलग विवरण मौजूद होता है, कि एक साल जो कंप्लीट हो चुका होता है, दूसरा जो कंप्लीट होने वाला होता है, तीसरा जो आगे पूरा साल चलेगा उसके लिए अनुमान दिया जाता है। तो प्रोजेक्टेड, इसको कहते हैं प्रोजेक्टेड रियल GDP 2026-27 के लिए, यानी अगले साल के लिए कितना अनुमान बताया है, तो लगभग 6.8 to 7.2% का लगभग अनुमान बताया है इकोनॉमिक सर्वे में। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, बजट 2026-27 के अनुसार वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डिफिसिट है उसका लक्ष्य क्या है। तो पहली बात तो यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि फिस्कल डिफिसिट जो है यानी राजकोषीय घाटा वो है क्या होता है। देखो बजट क्या है, बजट में सरकार क्या करती है, जो बजट है उसमें एक तरीके से आपका रिवेन्यू साइड, रिवेन्यू, और दूसरी साइड एक्सपेंडिचर, ठीक है, मतलब सरकार का कितनी आय हुई और कितना व्यय हुआ इसका विवरण होता है। अब
क्या होता है, जैसे हमारा होता है ना कि खर्चा ज़्यादा होता है और इनकम कम होती है, वैसे सरकार का भी हमेशा ये होता है कि खर्चा ज़्यादा है और इनकम कम होती है। तो इसका मतलब खर्चा ज़्यादा है तो घाटे में चल रही है सरकार, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर से हम जब रिवेन्यू घटाएंगे, यानी टोटल खर्चे में से टोटल आय को हम घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कितना घाटा हुआ। तो उसी को कहते हैं फिस्कल डिफिसिट, यानी सरकार को कितना घाटा हुआ पूरे साल चलाने में, वो फिस्कल डिफिसिट है। तो इसके लिए भी लक्ष्य होता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि ज़्यादा घाटा भी ना हो, तो एक लक्ष्य बनाया जाता है। तो इस बार जो लक्ष्य बनाया गया वो 4.4 बनाया गया कि इससे ऊपर हम नहीं जाने देंगे फिस्कल डिफिसिट को, ठीक है, ध्यान रखना इसको। तो 4.4 के अनुमान से थोड़ा कम है फिस्कल डिफिसिट का। और होता क्या, मैंने बता दिया आपको कि टोटल एक्सपेंडिचर यानी जो टोटल खर्चा है उसमें से माइनस करेंगे, तो किसको, जो आय है उसको माइनस करेंगे तो जो है वो फिजिकल डिफिसिट निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे लंबा चौड़ा इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि नॉन डेट कैपिटल रिसिट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बजट में भी दो पार्ट होते हैं ना, रेवेन्यू और कैपिटल, ठीक है। कैपिटल जो है, जैसे हम मान लीजिए सरकार कोई रोड बना रही है, सरकार कोई हॉस्पिटल बना रही है, सरकार कोई मतलब एजुकेशन स्कूल बना रही है, तो इनमें जो है जो पैसा खर्च करेंगे उसको कैपिटल में अलग तरीके से जोड़ते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर में जोड़ा जाता है, ठीक है। और वो भी डेट नॉन डेट इसलिए लिखा गया है कि अगर मान लीजिए कभी कभार कर्ज लेके कैपिटल बनाती है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक से लोन लेके रोड बन रही है, तो वो डेट कैपिटल रिसिट है, ठीक है। नॉन डेट का मतलब बजट से दिया गया पैसा है, और कैपिटल का मतलब है कि वो मतलब परिसंपत्ति जोड़ने के लिए उसको बनाया गया है, खर्च किया गया पैसे को। तो क्योंकि अब वो एक्चुअल में खर्चा है नहीं, अगर आपने 100 करोड़ का स्कूल बना दिया तो ये खर्चा थोड़ा है, मतलब कहने का मतलब है कि ये एक तरीके से आपने संपत्ति तो जोड़ी। आपने अगर घर बनाया 30 लाख का, तो अब वो फ्यूचर में हो सकता है 40 लाख का बिक जाए, तो वो खर्चा नहीं है, उसको एक्सपेंडिचर नहीं है, इसलिए इसको नॉन डेट कैपिटल रिसिट को इसमें से घटा देते हैं। कुल मिला के ये, ठीक है। आपके समझ में बस इतना आना चाहिए कि फिजिकल डिफिसिट जो है वो क्या होता है, सिंपल सी बात है। चलो, तो इस महीने के करंट अफेयर में इतना ही। जरूरी नहीं है अभी वो करंट अफेयर आपके 100 क्वेश्चन हो, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कई सारे सेक्टर तो लगभग एलिमिनेट ही हो गए एग्जाम में, जैसे स्पोर्ट्स है लगभग बिल्कुल नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, अब बिल्कुल पूछना बंद कर दिया है। तो कई सारे ऐसे सेक्टर हैं, और जरूरी भी नहीं है कि हम वो 100-150 क्वेश्चन करें। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है जो करी जा सकती है मैंने आपको बताई। अब मिलते हैं नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर में। इस वीडियो से इतना ही, थैंक यू।